8 और 9 अगस्त 2024 की उस रात को क्या हुआ था कोलकाता के इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजे कर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में। क्या हुआ था उस डॉक्टर के साथ, किस तरह से इस बर्बरता को अंजाम दिया गया था, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली। क्योंकि जब से संजय रॉय पुलिस की कस्टडी में था, कुल 5 दिन वो पुलिस की कस्टडी में था, पूछताछ उससे हो रही थी, उसके बाद उसको सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया। अब सीबीआई या फिर कोलकाता पुलिस को उसने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, उस आधार पे जो भी बयान है वो आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। संजय रॉय कहता है कि 8 अगस्त को कुल 4 बार वो हॉस्पिटल के अंदर गया था। दिन में 2 बार वो हॉस्पिटल में गया था और रात में भी वो 2 बार हॉस्पिटल के अंदर गया था। किस वजह से गया था ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम किया करता था, किसी भी पेशेंट को बेड दिलवाना या किसी को मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना, पैसे लेने के बाद एक तरह से वो दलाल का काम भी किया करता था। इस वजह से वो रात को भी 2 बार हॉस्पिटल के अंदर गया था, कुछ मरीजों से मिला था और कुछ मरीजों के जो जानने पहचानने वाले हैं उनसे भी उसने बातचीत की थी। उसके बाद वो आखिरी बार जब इस हॉस्पिटल से निकलता है तो उसका एक दोस्त जो कि इसी कोलकाता पुलिस के लिए काम करता है, 4th बटालियन में है वो, जैसे संजय रॉय भी कोलकाता पुलिस के लिए एक वॉलंटियर के तौर पे कोलकाता में ही इसी आरजे कर मेडिकल कॉलेज के पुलिस चौकी पे तैनात था। ये दोनों ही दोस्त मिलते हैं। दोनों ही दोस्त मिलने के बाद इनको शराब की तलब लगती है। शराब पीने के लिए ये हॉस्पिटल से लगभग 12:30 बजे के करीब निकल के हॉस्पिटल के पीछे की तरफ जो सुनसान इलाका है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे बैठने के बाद दोनों ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। अब शराब पीने के बाद ये वहाँ से फिर से उठते हैं। लगभग 1-1.5 घंटा ये वहीं पे बातें करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद सोनागाछी इलाका एक है, वहाँ चले जाते हैं। इस सोनागाछी इलाके में रेड लाइट लाइन है। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोस्टिट्यूशन में महिलाएं जो हैं उनके पास जाने की ये कोशिश करते हैं। एक मकान के पास जा करके ये संजय रॉय और इसका जो साथी होता है वो रुक जाते हैं, लेकिन संजय रॉय रोड पे ही रुका रहता है और का जो साथी होता है वो इस मकान के अंदर चला जाता है। कुछ देर वो वहीं पे रुकता है, फिर संजय रॉय के पास आ जाता है। इसके बाद ये दोनों फिर से वहां से निकलते हैं और फिर से एक दूसरी जगह चले जाते हैं, इसे चेतना इलाका कहते हैं। चेतना इलाका में ही एक दूसरा रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे भी इसका जो फ्रेंड है संजय रॉय का, ये एक मकान के अंदर जाता है और संजय रॉय बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका दोस्त कुछ समय फिर से वहाँ समय बिताता है और फिर बाहर आ जाता है। फिर ये दोनों ही अब घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन संजय रॉय चूंकि पुलिस के बैराक में ही रहा करता था और इसका जो दोस्त है वो भी एक वॉलंटियर के तौर पे ही काम करता था, तो उसे भी अपने बैरक में जाना था। अब यहाँ से संजय रॉय जो है वापस हॉस्पिटल आता है अपने दोस्त के साथ। आरजे कर हॉस्पिटल आने के बाद बाहर से ही एक उबर के कैब बुक कराता है। उबर कैब में अपने दोस्त को छोड़ता है और उसके जो जाने का जितना पैसा होता है डिस्टेंस का, उसका पैसा भी पेमेंट करता है। उसके बाद ये फिर से हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। अब एग्जैक्ट समय होता है 3:50, यानी रात को 3:50 PM हो रहा था और दिन भी बदल चुका था। ये 9 अगस्त हो चुका था। अब संजय को सोना था, आराम करना था। ये हॉस्पिटल के अंदर आता है, इधर उधर देखता है, उसके बाद सीधे ये 3rd फ्लोर पे पहुंच जाता है, सेमिनार हॉल, क्योंकि शायद इसे भी पता था कि यहाँ पे रेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। ये सेमिनार हॉल के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एक चेयर पे जा कर के बैठ जाता है। जैसे ही चेयर पे बैठता है, वो बहुत ज़्यादा नशे में था, क्योंकि उसने 2 बार शराब का सेवन किया था। एक बार उसने जब रात को 12:30 बजे हॉस्पिटल से निकला था, दोस्त से मिला था, उसके बाद और जब फिर 2 इलाकों में जहां पे रेड लाइट एरिया है वहां से वापस आने के बाद फिर से शराब पीकर अपने दोस्त को छोड़कर और फिर ये सेमिनार हॉल में आया था। यहां आने के बाद वो जब चेयर पे बैठता है, बहुत ज़्यादा शराब के नशे में होता है। बैठने के बाद वो जैसे ही आराम करने की कोशिश करता है, सामने ही एक महिला डॉक्टर उसको दिखाई देती है। ये जो महिला थी ये काफ़ी ज़्यादा नींद में थी
और ये वही ट्रेनी डॉक्टर थी। ये नींद में थी और उसे देख करके इस संजय रॉय की नीयत खराब होती है। उसके बाद इस महिला डॉक्टर के पास वो जाता है। महिला डॉक्टर बहुत ही गंभीर नींद में सो रही थी। उसके बाद जाने के बाद उसे हाथ लगाता है, उसे छूने की कोशिश करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। महिला डॉक्टर की नींद खुल जाती है। उसके बाद वो इस चीज़ का विरोध करती है और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई करते करते संजय रॉय कहीं ना कहीं जो हमला डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर पे कर रहा था उसमें वो सफल हो जाता है। संजय रॉय जो महिला डॉक्टर है उसको बेसुध कर देता है। यानी जब दोनों में हाथापाई हो रही थी, कुछ ऐसे जगहों पे उसका हाथ लगता है संजय रॉय का, जहाँ पे हाथ लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से जो महिला डॉक्टर है वो अपने होश को खो देती है। क्योंकि महिला डॉक्टर को काबू करने के लिए संजय रॉय उसके गले को भी दबा रहा था, उसकी चीखें ना निकले इस वजह से उसके मुंह को भी दबा रहा था और इस वजह से महिला डॉक्टर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने वक्त तक उसके शरीर में कई सारी ऐसी चोटें लग चुकी थी। उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, उसके गले पे चोट लग चुकी थी, उसकी लेडी फिंगर राइट हैंड की टूट चुकी थी, उसके घुटने में भी चोट लग चुकी थी। इसके अलावा उसके राइट पैर की एड़ी में भी चोट लग चुकी थी। उसका चश्मा फूट चुका था जिसके शीशे कांच उसके आंखों में धंस चुके थे और जिस वजह से वो बहुत ही जख्मी हो चुकी थी। संजय रॉय को अब ये याद नहीं है कि बेहोश होने के बाद उसने महिला डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती की, रेप किया या फिर उसके पहले रेप किया, क्योंकि वो काफ़ी नशे में था। उसने इस बात का खुलासा नहीं किया है। उसके बाद महिला डॉक्टर के साथ जो भी उसे बर्बरता करनी थी वो कर चुका था। जब ये सारा ही चीज़ वो कर चुका होता है उसके बाद अब एक हॉल में ही गद्दा पड़ा होता है कोने में, उसे उठा करके लाता है और ज़मीन पर बिछा देता है। उसके बाद महिला डॉक्टर की बॉडी उस पर सुला देता है और हाथों को कुछ ऐसे रखता है ताकि देखने वालों को ये लगे कि कोई सो रहा है। जनरली बहुत सारे लोग सर पे हाथ रखकर सोते हैं। इसी पोजीशन में वो महिला डॉक्टर को वहां पे छोड़ के और फिर कमरे से निकल जाता है। अब समय हो रहा था 4:03 का। 4:03 पे वो इस हॉस्पिटल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद अब उसे लगता है कि उसे बचने के लिए कुछ करना चाहिए। वो सीधे अपने पुलिस के बैराक में जाता है। वहां पे जाने के बाद जो कपड़े थे जिसमें उसको ब्लड लग गया था, खून लग गया था, उसे निकालता है, उसे धोता है, धोकर सुखा देता है और उसके बाद निश्चिंत से वहां पे सो जाता है। इसके बाद इधर हॉस्पिटल के अंदर अब सुबह 6 बज जाते हैं। 6 बजे एक कर्मचारी हॉस्पिटल का ही इस सेमिनार हॉल में आता है। सेमिनार हॉल में आने के बाद जो बॉडी थी महिला डॉक्टर की वो कुछ इस पोजीशन में थी जहाँ पे रखी हुई थी। वहाँ पे लाइट काफ़ी कम था और वो बॉडी का सर जो था वो गेट की तरफ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई सो रहा है, कोई आराम कर रहा है, क्योंकि बॉडी के आगे एक कुर्सी भी रखकर संजय रॉय गया था। पूरी तरह से उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। इस वजह से जो भी इस हॉल में सुबह 6 बजे कर्मचारी आता है हॉस्पिटल का, उसे देख कर ये नहीं लगता है कि कोई ये बॉडी है, किसी को मार दिया गया है। उसे यही लगता है कि कोई डॉक्टर यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली इस हॉल में सब आराम करने के लिए ही आते थे या फिर सेमिनार अटेंड करने के लिए आते थे। इसके बाद ये हॉस्पिटल का स्टाफ चला जाता है। इसके बाद 8 बजे फिर दूसरा स्टाफ आता है और दूसरा स्टाफ जब आता है इस महिला के बॉडी को देखता है दूर से, तो उसे थोड़ा अटपटा लगता है कि कोई इस तरह से नीचे फर्श पे क्यों सो रहा है और साथ ही उसके शरीर से ब्लड भी निकल रहा है और पास में ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर भी था। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसे लगता है कि ये मामला कुछ सीरियस है। वो पास में जाता है, महिला डॉक्टर को जब देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि इस महिला के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद वो बाकी सारे डॉक्टर्स को जाके बताता है, स्टाफ को जाके बताता है। कुछ लोग वहाँ पे जुट जाते हैं, आते हैं, डॉक्टर भी बॉडी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वो जिंदा नहीं है। इसके बाद तुरंत ही हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं उनके द्वारा जो इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको फ़ोन लगाया जाता है। फ़ोन लगाने के बाद उनको पूरी बात बताई जाती है। जो इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं उनका घर जो है वो आधे घंटे की दूरी पे है।
उसके बाद जब फ़ोन लगता है, इस प्रिंसिपल को पता लगता है, वो अपना ड्रेस वगैरह जो भी चेंज करते हैं, हॉस्पिटल आने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस कोशिश में लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अब वो भी जगह का मुआयना करते हैं, बॉडी को देखते हैं। उसके बाद 1 घंटा इसमें और बीत जाता है और लगभग जो पेरेंट हैं उनको कॉल 9 बजे के आसपास लगाया जाता है। जब पहला कॉल माँ के पास जाता है तब माँ फ़ोन उठाती है। फ़ोन पे कहा जाता है कि आप, इस डॉक्टर का नाम बताया जाता है कि क्या उनकी मदर बात कर रही हैं। माँ बोलती हैं हाँ, क्योंकि हर जो भी नाइट शिफ्ट में स्टाफ होते हैं उनका एक पर्सनल नंबर उनके किसी भी जानने परिचित वाले घर वाले लोगों का रजिस्टर्ड होता था इस हॉस्पिटल में, क्योंकि इमरजेंसी में उनको कुछ कहा जा सके, उनको सूचना दी जा सके। इस वजह से महिला डॉक्टर ने अपनी माँ का ही नंबर दे रखा था। माँ जब पहली बार फ़ोन उठाती है, उन्हें कहा जाता है कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलकर फ़ोन रख दिया जाता है। फिर माँ को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि कोई भी पेरेंट ऐसा ही होंगे। दोबारा इसी नंबर पे वो रिटर्न कॉल करती है। जब कॉल करती है तो फिर से कॉल उठाया जाता है और इस बार उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। अब इसके बाद महिला ट्रेनी डॉक्टर की जो माँ होती है वो और बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है और फिर से तीसरी बार नंबर डायल करती है। जब तीसरी बार नंबर डायल करती है, इधर से किसी डॉक्टर ने फ़ोन उठाया था और फ़ोन उठाने के बाद वो कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जितनी जल्दी हो सके आरजे कर मेडिकल हॉस्पिटल में आ जाइए। इसके बाद जो माँ होती है वो तुरंत ही अपने हस्बैंड को, यानी कि महिला डॉक्टर के पिता को बताती है। दोनों ही आनन फानन में जिस भी हालत में होते हैं हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उनको वेट करवाया जाता है 3 घंटे तक, क्योंकि उस दौरान तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। जब प्रिंसिपल हॉस्पिटल पहुँचते उसके 1 घंटे के बाद उन्होंने कोलकाता के पुलिस को भी सूचना कर दी थी। नज़दीकी पुलिस थाने से भी पुलिस की टीम आ जाती है। वहाँ का जो जगह होता है, क्राइम सीन होता है, उसको सील कर देती है। उसके बाद बॉडी को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश करने लगती है और इधर पेरेंट भी वेट करने लगते हैं। लेकिन पेरेंट को डायरेक्टली उनकी बेटी तक नहीं ले जाया जाता है, उन्हें 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद जब माँ बहुत बेसुध हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, अपना आपा खो बैठती है, तब जाकर के हॉस्पिटल के कुछ आला अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि अब बेटी से इन्हें मिलाना होगा। उसके बाद पेरेंट्स को उनके बच्चे तक ले जाया जाता है। जब बच्चे की हालत माँ देखती है तो पहली नज़र में ही कोई भी देख कर ये सोच लेता, ये जान लेता कि ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि लड़की की हालत ही कुछ ऐसी थी। इस समय जब माँ ने देखा था, एक कपड़े से वो ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही माँ ने कपड़ा हटाया, माँ ने ये देखा कि लड़की के जो प्राइवेट पार्ट हैं वहाँ पे कपड़ा नहीं है। उसके शरीर पे काफ़ी सारे चोट के निशान लगे हुए हैं, उसके फेस पे भी काफ़ी सारे चोट हैं, उसके होंठ पे, उसके आँखों पे और उसके गाल पे काफ़ी सारे चोट के खरोच के निशान हैं। और इससे माँ भी समझ जाती है कि ये सुसाइड नहीं है। इसके बाद माँ चीखती है, चिल्लाती है कि ये कौन कहता है कि ये किसी ने अपने आप से अपने को ख़त्म किया है, इसकी मौत का कारण कोई है और उनकी बेटी की हत्या की गई है। इसके बाद माँ बाप को जैसे तैसे शांत करवाया जाता है। बॉडी को लगभग 1:45 बजे के करीब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया होती है। इसके बाद लगभग 8 बजे के करीब अब माता पिता को ये बॉडी जो जूनियर डॉक्टर की थी ये सौंप दी जाती है क्रियाक्रम के लिए। तो ये पूरा जो उस दिन का घटना है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अब बाहर आ रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी कुछ चीज़ें बाहर आना बाकी है, क्योंकि अभी तक फॉरेंसिक टीम की जो जांच हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। क्योंकि कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि अकेला संजय रॉय इतना सब कुछ नहीं कर सकता है, ये कहीं ना कहीं गैंग रेप की तरफ इशारा करता है और इसकी पुष्टि फॉरेंसिक टीम की जो भी रिपोर्ट होगी उसी पे डिपेंड करता है। इधर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस केस को अपने आप से ही सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए पहली प्राथमिकता दी है और इस बिना पे जो फॉरेंसिक टीम की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, उसके बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो शायद अब हमें सुप्रीम कोर्ट की बहस में देखने को मिल सकते हैं और कई सारे और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
लेकिन जो भी है, ये अपराध अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है और इसे बहुत जल्द से जल्द इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर आप ऐसी ही न्यूज़ से रिलेटेड कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।